आज के इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। और आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हम लोग समझें तो ओम्स लॉ में दो पॉइंट हम लोग को अच्छे से क्लियर करना होगा, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो जितने भी बच्चे इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लेक्चर नंबर 1 को भी अच्छे से समझ लें ताकि मैं अच्छे से यहाँ पे समझा पाऊँ, अच्छे से रिलेट कर पाऊँ। सो जितने भी बच्चे लेक्चर नंबर 1 को कंप्लीट करके लेक्चर नंबर 2 पे आ रहे हैं, मेरा यहाँ पे दो पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। इस पूरे ओम्स लॉ में आपको दो यहाँ पॉइंट अच्छे से क्लियर करना होगा, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, मैं आपको फिर से रिकॉल करता हूँ कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज flowing in a conductor through any area of cross section in यूनिट टाइम भी मेंशन कर सकते हैं या 1 सेकेंड भी बोल सकते हैं। आप यूनिट टाइम बोलना ज्यादा सही होगा। सो आप ये कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने समझा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि एक कंडक्टर से, मान के चलिए ये कंडक्टर है, इसमें 50 इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो अगर 50 इलेक्ट्रिक चार्ज इस एंड और इस एंड, तो एंड मान के चलिए इस एंड का नाम ए है, इस एंड का नाम बी है, तो एंड ए से एंड बी तक वो क्या हो रहे हैं, फ्लो हो जा रहे हैं सारे 50 इलेक्ट्रिक चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी तक क्या हो रहा है, फ्लो करके निकल जा रहे हैं इन 1 सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा। 1 एम्पियर का भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा था कि अगर 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया है तो मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, तभी आप इससे रिलेट कर पाएंगे ओम्स लॉ से। तो देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, देखिए जैसे आप समझिए कि हीट का जो फ्लो होता है या वाटर का जो फ्लो होता है वो हाई लेवल से लो लेवल तक होता है। ठीक है, हीट का जो फ्लो होता है वो क्या होता है, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो होता है। सेम टेम्परेचर या हीट में भी देखें तो हीट का भी जो फ्लो होता है वो क्या हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में फ्लो होता है। ठीक है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में फ्लो होता है, ये हम लोग को पता है। सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का भी कॉन्सेप्ट है। हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या था। अगर मैं आपको फिर से रिकॉल करता हूं कि मान के चलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, ठीक है, ये यहाँ पे एक चार्ज दिया गया है, उस चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम लोगों ने क्या देखा था कि मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है। तो हम लोगों ने क्या किया था कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए पे लेके आया था। अब इस पॉइंट ए पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आया, यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है बी, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी में लेके जाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ रहा है, देखिए बोल रहा है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, एक कूलम के चार्ज को अगर हम लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी में लेके आ रहे हैं तो अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। और इसी वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोगों ने देखा था वी ऑफ ए बी क्या है, तो हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा वी से, चेंज इन पोटेंशियल, यही कॉन्सेप्ट था। तो सिंपल अगर समझे, देखिए ओम्स लॉ में क्या बोला गया है स्टेटमेंट, वो मैं आपको यहाँ क्लियर करता हूँ। देखिए ओम्स लॉ में क्या पढ़ना है आपको, क्या बोला जा रहा है स्टेटमेंट, वो हम लोग समझते हैं कि ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट, कौन सा करंट, इलेक्ट्रिक करंट, सो द करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए इस स्टेटमेंट को यहाँ पे समझिए, क्या बोला जाए, जो करंट, कौन सा करंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। तो बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ये होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए जो वर्ड मैंने मार्क किया है आप उसको अच्छे से लिख के मार्क कर लीजिए ताकि आपको भी याद हो जाए। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या है, डेल्टा वी। तो अगर हम लोग समझे कि ओम्स लॉ जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सिंपल यही बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा वी से, ये हम लोग को पता है। इसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। अब देखिए होगा क्या, मान के चलिए ये हमारा कंडक्टर है, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा और यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा।
मतलब यहाँ पे एक पोटेंशियल होगा और यहाँ पे एक पोटेंशियल होगा, तो इन दोनों ही पोटेंशियल के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए बोला जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर एंड, अब देखिए इसके बाद क्या बोला जा रहा है, एंड द फिजिकल कंडीशन लाइक लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द टेम्परेचर आर रिमेन अनचेंज। देखिए ये स्टेटमेंट को आप एकदम अच्छे से समझ लीजिए, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। अगर, ठीक है, मान के चलिए ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है, मान के चलिए ये हमारा कंडक्टर है और ये मैं आपको यहां से समझा रहा हूं। देखिए मान के चलिए ये कंडक्टर है हमारा, सेम ऐसा कंडक्टर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, पॉइंट ए है यहाँ पे और ये पॉइंट बी है। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि इस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, 5 वोल्ट है। तो इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 5 वोल्ट का आ गया। हम लोग एज्यूम करते हैं कि इस कंडक्टर में जो करंट है, इस कंडक्टर में जो करंट है वो कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर एज्यूम करते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को, मतलब पोटेंशियल को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। सेम कंडक्टर है, सेम लेंथ, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पर 10 से 20 वोल्ट कर रहे हैं और इस 5 से 10 वोल्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से चेक करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, तो 10 वोल्ट आ रहा है। फर्स्ट केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस था कितना था, 5 वोल्ट। सेकंड केस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 10 वोल्ट, मतलब 2 टाइम्स हो गया है। तो अगर यहाँ पे करंट अगर 1 एम्पियर का फ्लो कर रहा है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा आई, वहां पे कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर का। कैसे, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 2 टाइम्स हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, 2 टाइम्स होगा। यही स्टेटमेंट को बोला जा रहा है ओम्स लॉ में कि इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर करंट इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और वाइस वर्सा अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वो अगर इंक्रीज कर रहा है, ये 2 टाइम्स हो रहा है, 5 टाइम्स हो रहा है, 10 टाइम्स हो रहा है, तो सेम इलेक्ट्रिक करंट भी 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स होगा। तो ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट को देखा जाए तो एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा, मतलब साथ साथ में काम होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअली ओम्स लॉ का। तो अगर इस पूरे ओम्स लॉ को कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग समझे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डेल्टा वी से। तो अगर आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी है तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। हम लोगों ने पढ़ा है मैथ्स में कि अगर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए भी होगा, ये हम लोगों ने देखा था। तो ये कॉन्सेप्ट तो हम लोग को पता है, मैथ्स में हम लोगों ने ये देखा है। तो ये यहां से हम लोग को ये स्टेटमेंट हम लोग को मिल गया कि डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये कॉन्सेप्ट मिल गया। तो ये कॉन्सेप्ट ही हमारा क्या है, ओम्स लॉ में दिया गया है। बट देखिए मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि ये जब हम लोग कंडीशन को बता रहे थे आपको, जब मैंने आपको यहाँ पे कंडीशन समझाया, मैंने आपको एक पॉइंट बताया, वो आप अच्छे समझिए। अगर मैं इस कंडक्टर को यूज कर रहा था फर्स्ट केस में, तो सेकंड केस में मुझे सेम कंडक्टर यूज करना होगा, सेम लेंथ, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और टेम्परेचर जो होगा वो भी हमारा क्या होगा, सेम होना चाहिए। कोई भी जो टर्म है यहाँ पे, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द टेम्परेचर, कोई भी टर्म चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे ओम्स लॉ वैलिड है। क्लियर हो रहा है, तब वहां पे ओम्स लॉ क्या है, वैलिड है। तो यही ओम्स लॉ का कंडीशन है, यही ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यही हमारा ओम्स लॉ है। अब हम लोग ओम्स लॉ के स्टेटमेंट को यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसके बाद हम लोग देखते हैं, सो हम लोग ने यहाँ पे अभी ओम्स लॉ का कंडीशन देखा क्या, कि फ्रॉम ओम्स लॉ हम लोग को क्या मिला, फ्रॉम ओम्स लॉ हम लोग को क्या मिला है, तो डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी, कुछ भी लिख सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन मैं बता रहा हूं आपको, ये स्टेटमेंट हमारे पास ऑलरेडी हम लोग को मिल चुका है फ्रॉम ओम्स लॉ। अब देखिए हम लोग को ये पता है कि अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट भी आता है। तो हम लोग यहाँ पे डेल्टा वी इज इक्वल टू, एक इक्वल टू आया, यहाँ पे कांस्टेंट यूज करेंगे, इसका नाम है आर।
ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट यूज करेंगे, इसका नाम है आर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं कि आर इज ए कांस्टेंट, आर इज ए कांस्टेंट। अब देखिए हम लोग अगर रिप्रेजेंट करें तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई आर। डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई आर। अब इस ओम्स लॉ से हम लोग को ये जो कांस्टेंट मिला है, ओम्स लॉ से ये जो हम लोग को कांस्टेंट मिला है आर, इस आर का हम लोग एक नाम रखते हैं, इसका नाम क्या है, रेजिस्टेंस। इस कांस्टेंट का नाम क्या है, रेजिस्टेंस। सो अब यहाँ पे हम लोग आर निकालें तो क्या होगा, डेल्टा वी बाई आर। अगर हम लोग आर निकालें तो क्या आ जाएगा, डेल्टा वी बाई आई। अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूं एक चीज, ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है हमारा, यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस है वो सिर्फ लेंथ, कंडक्टर के लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, ना ही वो इस पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, ना ही उसके करंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आर का कॉन्सेप्ट है। रेजिस्टेंस क्या है, डेल्टा वी बाई आई, ये हम लोग को पता चल गया। यहाँ पे आर को हम लोग क्या बोल रहे, रेजिस्टेंस का टर्म दिए। अब देखिए अगर हम लोग समझें, ठीक है, तो हम लोग को ओम्स लॉ को समझ लिया हम लोगों ने, यहाँ से ओम्स लॉ से क्या मिला है वो हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे मेन हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर, और वी इज इक्वल टू आई आर भी हम लोग बोल सकते हैं मेनली। अगर हम लोग उसको ग्राफिकली पॉइंट को समझें, अगर हम लोग इसका पॉइंट को ग्राफिकली समझें, ठीक है, तो ग्राफिकली आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। मान के चलिए मैं यहाँ पे इस तरफ आई ले रहा हूं एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में क्या कर रहा हूं मैं, वाई एक्सिस में हम लोग डेल्टा वी या वी ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए हम लोग को एक्चुअली में क्या यूनिट जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग को क्या मिल रहा है वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। इसका मतलब अगर हम लोग करंट का वैल्यू मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, और ये भी क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, तो बोला जा रहा है कि अगर करंट का वैल्यू अगर 2 एम्पियर होगा, ठीक है, तो इस पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर होगा। सेम जब इसका वैल्यू 4 एम्पियर होगा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट होगा। सेम जब इसका वैल्यू 6 वोल्ट होगा इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट होगा। जब इसका वैल्यू 8 वोल्ट होगा इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट होगा। इसका वैल्यू जब 10 वोल्ट होगा इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट होगा। तो अगर हम लोग सारे डॉट्स को अगर हम लोग ज्वाइन करें, सारे डॉट्स को अगर हम लोग ज्वाइन करें, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, अगर हम लोग सारे डॉट्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो हम लोग को ये एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। ठीक है, वी और आई का जो ग्राफ समझे हम लोग, तो हम लोग क्या एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, और ये एक्चुअली में क्या है, स्लोप है। क्या है हमारा, स्लोप है। अब देखिए ये जो स्लोप आया है, ये स्लोप किसका है, ये जो स्लोप है एक्चुअली में ये स्लोप किसका है, रेजिस्टेंस का है। किसका है, रेजिस्टेंस का है। सो मेनली हम लोग यहाँ से V और I का ग्राफ समझ में आ गया कि क्या कॉन्सेप्ट है, कि अगर ये I का वैल्यू जितना होगा सेम वैल्यू V का भी होगा। ठीक है, अगर ये 2 एम्पियर है तो ये 2 वोल्ट होगा, अगर ये 4 एम्पियर है तो ये 4 वोल्ट होगा। तो यहाँ पे डॉट ज्वाइन करेंगे, देख सकते हैं। अगर ये 6 वोल्ट होगा 6 वोल्ट होगा, अगर ये 8 वोल्ट होगा तो 8 वोल्ट होगा, अगर ये 10 वोल्ट होगा तो 10 एम्पियर होगा। तो इस तरह से सारे डॉट्स को कनेक्ट करते करते स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। ये हमारा क्या निकलेगा, स्लोप ऑफ रेजिस्टेंस, या स्लोप ऑफ, ये लिख सकते हैं हम लोग कि स्लोप ऑफ डेल्टा वी बाई आई, ये तो हम लोग को पता है। तो यहां से स्लोप ऑफ डेल्टा वी बाई आई जो निकलेगा वही हमारा क्या निकलेगा, रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट। तो ये था ग्राफिकली मीनिंग ऑफ ओम्स लॉ, ये था ग्राफिकली मीनिंग ऑफ ओम्स लॉ। ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग यहां से अगर हम लोग समझे तो हम लोग यहां से एक वैल्यू हम लोग को पता चल गया है कि डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर और आर इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई आई, ये पता चल गया है। सो अब हम लोग यहां पर समझते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस होता है, एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है। ठीक है, ओम्स लॉ से यहाँ पे जो कांस्टेंट आया है जिसका नाम हम लोगों ने रेजिस्टेंस दिया है, वो रेजिस्टेंस क्या है वो हम लोग देखते हैं। इसके बाद इसके यूनिट्स को भी पढ़ते हैं, इसके बाद
यूनिट्स को पढ़ने के बाद फिर इसके टर्म्स को हम लोग समझेंगे कि ये रेजिस्टेंस का मेन क्या कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग समझे रेजिस्टेंस एक्चुअली में क्या था, तो डेल्टा वी बाई आई, तो हम लोग उसको क्या डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बाई इलेक्ट्रिक करंट। इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस टू इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं इट इज a रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस टू इलेक्ट्रिक करंट, ये मेनली हम लोग बोल सकते हैं। अब देखिए, अगर हम इसके यूनिट्स के बारे में समझें, तो क्या इंफॉर्मेशन मिलता है यहां से हम लोग को। I इज इक्वल टू में क्या पढ़ा, डेल्टा वी बाई आई। एक्चुअली में ये V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलिए आप। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट जो होता है वो क्या होता है, 1 वोल्ट, हम लोगों ने पढ़ा है। और इलेक्ट्रिक करंट का जो डेफिनेशन है, मतलब यूनिट्स है, वो क्या है, 1 एम्पियर। ये हम लोग को पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, डेल्टा वी बाई आई। और डेल्टा वी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, 1 वोल्ट। और इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो क्या है, 1 एम्पियर। तो आर, ये जो आर आ गया, ये आर क्या है हमारा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का यूनिट ये 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर को हम लोगों ने एक टर्म दिया है, एक नाम दिया है, इसको हम लोग बोलते हैं 1 ओम। क्योंकि ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ था, इसीलिए इसके यूनिट्स को हम लोगों ने क्या रिप्रेजेंट किया, 1 ओम। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का यूनिट हो गया क्या, 1 ओम। ये 1 ओम क्या है, तो 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। मतलब अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, और कितना करंट पास हो रहा है, 1 एम्पियर का, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो कितना, 1 ओम। समझते हैं हम लोग अच्छे से। पहले आप ये समझ लीजिए कि जो यूनिट होता है रेजिस्टेंस का वो 1 ओम होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका क्या देखते हैं, डेफिनेशन। तो मेनली डेफिनेशन अगर हम लोग समझते हैं डेफिनेशन इसके बारे में, तो 1 ओम का जो डेफिनेशन होगा वो क्या निकलेगा, देखिए यहाँ पे 1 ओम का जो डेफिनेशन होगा वो क्या बनेगा कि 1 ओम इज द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, 1 ohm is the amount of resistance provided when 1 volt of potential difference, and we apply 1 volt of potential difference and the current passing through the conductor is 1 ampere. ओम का अगर हम लोग डेफिनेशन लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए conductor is said to be 1 ohm. हम लोग एक कंडक्टर के रेजिस्टेंस को 1 ohm बोलेंगे कब, when a current of 1 ampere, when a current of 1 ampere is flows through the conductor, okay, by applying potential difference of what, 1 volt. तो ये हमारा डेफिनेशन 1 ओम का लिख सकते हैं हम। क्या डेफिनेशन है कि एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस को हम लोग 1 ओम बोलेंगे कब, जब एक करंट का 1 एम्पियर का करंट एक कंडक्टर से फ्लो हो रहा है। कब फ्लो करेगा, जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई करेंगे, 1 वोल्ट। अगर 1 वोल्ट हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं और 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टर से फ्लो कर रहा है, तो हम उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 ओम। क्लियर हो रहा है, फिर से मैं समझ लेते हैं कि मान के चलिए हमारा कंडक्टर है, इसके पोटेंशियल दोनों ही एंड के डिफरेंस, पोटेंशियल के डिफरेंस जो है अगर वो 1 वोल्ट है, हम लोग कितना डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, 1 वोल्ट, और इस कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, 1 एम्पियर। तो हम बोल सकते हैं कि इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 1
ओम। क्या होना चाहिए? 1 ओम। तो ये 1 ओम का मेनली डेफिनेशन है। क्लियर हो रहा है? अब देखिए 1 ओम ये हम लोगों ने लिखा, बट 1 ओम को हम लोग क्या करते हैं, एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल क्या है देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, तो 1 ओम को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत जगह पे ओम को हम लोग ऐसे ही इंडिकेट करते हैं। तो 1 ओम तो ये हो गया, और यहाँ 1 ओम का ये सिंबल है। 1 ओम का ये पूरा डेफिनेशन है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि 1 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करने पे कंडक्टर के दोनों एंड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डिफरेंस है, अगर वो 1 वोल्ट है, और इस कंडक्टर से उस कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो करना चाहिए, 1 एम्पियर का, तो हम उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस को कितना बोलेंगे? 1 ओम। तो ये कॉन्सेप्ट है 1 ओम का। अब अगर हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में समझ में आ गया हम लोग को कि रेजिस्टेंस क्या है, इसके यूनिट्स और इसके 1 ओम के डेफिनेशन। ठीक है, ये तो हम लोग क्लियर हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग को क्लियर हो गया, तो हम लोग ये हम लोग को मेन टॉपिक जो बचा है, ये मेन टॉपिक हम लोग को जो पढ़ना है इसके बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, वो है व्हाट आर द फैक्टर्स डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। एक कंडक्टर के रेजिस्टेंस क्या क्या फैक्टर डिपेंड करते हैं, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो हम लोगों ने ओम्स लॉ के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। ओम्स लॉ से हम लोग क्या मिला? रेजिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने देखा। रेजिस्टेंस क्या है? मेनली करंट के फ्लो को अपोज करता है। और रेजिस्टेंस के बारे में अगर हम लोग अच्छे समझे तो 1 ओम के बारे में हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि रेजिस्टेंस की यूनिट 1 ओम होता है। 1 ओम का क्या डेफिनेशन है? अगर 1 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर अप्लाई हो रहा है और वहां से करंट कितना पास कर रहा है? 1 एम्पियर का, तो हम लोग बोलेंगे कि द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। अब रेजिस्टेंस, एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही रिपीटेड है, एनसीईआरटी में बहुत दिया है और बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेनली हम लोग समझते हैं कि फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। ठीक है, एक रेजिस्टेंस, कंडक्टर का एक जो रेजिस्टेंस होता है वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है कंडक्टर का, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या बोला गया? द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर मान के चलिए, मैं यहाँ पे क्या समझा रहा हूं कि मान के चलिए ये हमारा क्या है, एक कंडक्टर का लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने में यहाँ पे मान के चलिए रेजिस्टेंस जो है 2 ओम है। बट अगर हम यहाँ पे लेंथ को क्या करते हैं? डबल करते हैं। लेंथ को यहाँ पे क्या करते हैं? डबल करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए लेंथ बढ़ गया, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर ये 2 ओम था तो इसका भी 2 ओम, तो टोटल कितना हो गया? 4 ओम। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर हम लोग लेंथ को इंक्रीज करेंगे, अगर हम लोग लेंथ को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पहला पॉइंट क्या क्लियर हो गया हम लोग का, जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? लेंथ के। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? देखिए, बोला यार एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंडक्टर। मान के चलिए ये हम लोगों ने समझा था कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा। तो इस पॉइंट, ये जो दिख रहा है आपको सरफेस, ये जो सर्कुलर पाथ आपको दिख रहा है, यही हमारा क्या है? एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन। एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर मान के चलिए ये हमारा एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन है, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक मान के चलिए, तो यहां से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है। मान के चलिए ये इस एरिया से 50 चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकंड में, मान के चलिए। अगर मैं आपको समझाऊं कि ये एक दूसरा कंडक्टर है, बट इसका जो एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन है, इसके रिस्पेक्ट में आप देख सकते हैं कि इसका एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना छोटा है और इसका एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना है? बड़ा है। तो यहां से अगर जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है या इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो है वो इजिली होगा, क्योंकि एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन बड़ा है। ठीक है, एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या बड़ा है, जगह ज्यादा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे। बट इस कंडीशन में यहाँ पर निकलने का जो जगह है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होने का जो जगह है वो बहुत छोटा है, इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कम फ्लो करेंगे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो करेगा और इसमें इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो करेगा। ये क्लियर हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो करेगा और यहाँ पे ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसका जो फेस है, यहाँ पे दिख रहा है आपको फेस, ये बड़ा है, तो यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। 1 सेकंड में ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है निकल सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे देखिए स्पेस जो है वो क्या है? कम है। यहाँ पे जो स्पेस है वो क्या है? कम है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट जो है
वो कम फ्लो करेगा। तो कम फ्लो करना को ही हम लोग एक्चुअली में क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। हम लोगों ने समझा कि रेजिस्टेंस एक्चुअली में क्या है, अपोज करता है, मोशन को अपोज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है, एरिया जो है छोटा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो बड़ा है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इससे क्या पता चला वो हम लोग देखते हैं। इससे क्या पता चला कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया है, क्लियर है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 3 बोला, देखिए टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि विथ राइज इन टेम्परेचर, विथ राइज इन टेम्परेचर आपका जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा, राइज करता है। एक कंडक्टर का अगर टेम्परेचर को हम लोग क्या कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं, तो उसके रेजिस्टेंस जो है वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। और अगर वो टेम्परेचर अगर कम होगा तो टेम्परेचर को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेनली वहां पे टेम्परेचर अगर कम हुआ तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो ये पॉइंट है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। मैक्सिमम टाइम ही देखा गया है कि अगर मेटल जो है अगर वो प्योर है, प्योर फॉर्म में है, मान लीजिए सिल्वर है, कॉपर है, तो उन लोग का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, मेनली देखा गया है कि वो टेम्परेचर अगर वहां पे कम हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कंडक्टर में अगर हम लोग टेम्परेचर अगर कम अप्लाई कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम है। बट अगर हम लोग टेम्परेचर को अगर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं तो वहां का जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आई थिंक, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। इसके बाद फोर्थ पॉइंट हम लोग को पढ़ना है, नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल मतलब क्या, देखिए कंडक्टर का बहुत सारा नेचर, मतलब मटेरियल का अलग अलग है। जैसे मान के चलिए हम लोग के पास मेनली हम लोग जो यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में वो कॉपर वाइज यूज करते हैं, कॉपर या एल्यूमिनियम वायर। बट अगर देखा जाए तो सिल्वर बहुत ज्यादा अच्छा एक कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का सिल्वर बहुत ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, बट कॉस्टली होता है इसलिए हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो देखा गया है क्या कि अगर प्योर मेटल्स है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, तो वहां पे जो रेजिस्टेंस है वो कम है। और अगर अलॉय बना गया है, मगर मिक्स करके हम लोग, ठीक है, मेटल दो या ज्यादा मेटल्स को मिलाकर एलॉय बना रहे हैं हम लोग, और उस एलॉय का जो देखा गया है रेजिस्टेंस वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि नेचर ऑफ द मटेरियल मतलब क्या, उस कंडक्टर के नेचर, मतलब मटेरियल पे डिपेंड करता है, उस मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा मटेरियल से बना है। अगर सिल्वर से होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, कॉपर से होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, एल्यूमिनियम से होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। बट अगर कोई अलॉय है तो वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो मेनली यहाँ पे 4 फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है। पहला जो है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, वो हम लोग देख लिया, समझाया मैंने आपको अच्छे से। थर्ड पॉइंट है आपका टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। इसके बाद नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, उस कंडक्टर जो है, मान लीजिए कंडक्टर है, कंडक्टर किस मटेरियल से बना हुआ है उसका नेचर। तो वो यहाँ पे 4 फैक्टर्स मेनली हैं जो एक रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है इस कंडक्टर पर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो यहाँ पे 4 फैक्टर्स है। पहला लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, थर्ड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, एंड द फोर्थ वन एंड द लास्ट नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है तो आपको एकदम अच्छे से लिखना है, ठीक है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है ये कॉन्सेप्ट, लेंथ का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, टेम्परेचर का एंड नेचर ऑफ द मटेरियल का। ये थर्ड पॉइंट मैं आपको फिर से समझाता हूं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। और फोर्थ पॉइंट बोला जा रहा है कि कंडक्टर के मटेरियल के नेचर के ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा मटेरियल से बना है। अगर वो सिल्वर होगा तो वहां रेजिस्टेंस कम होगा, अगर वो कॉपर है तो वहां पर रेजिस्टेंस कम होगा, बट कोई अलॉय है तो वहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे मेनली 4 फैक्टर्स जो है डिपेंड करते हैं। अब देखिए, अगर ये आपने ये टॉपिक कवर कर लिया, अगर लिख लिया होगा, तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूं कि या पहले इसको कॉपी कर लीजिए फिर हम लोग देखते हैं। देखा, देखिए
पहला पॉइंट हम लोग को क्या मिला कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इक्वेशन नंबर 1 में मिला। और सेकंड पॉइंट मिला कि आर मतलब रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंबाइन किया जाए, ठीक है, ऑन कंबाइनिंग हम लोग देखते हैं कि दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने से क्या मिलता है। सो ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या मिलता है, वी गेट क्या मिलेगा, देखिए आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। अगर दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया जाता है तो कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा। इसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक प्रोपोर्शनल साइन दिया है। अब इसको हम जब हटाते हैं इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट भी आता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो इक्वल टू आएगा, और यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो। ये क्या है, सिंबल जो है रो का सिंबल है, वो एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये इक्वल टू आ गया, कांस्टेंट भी आ गया, इंटू एल बाई ए। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन चुका है, क्या, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। अब इस रो को, इसका नाम एक्चुअली दिया गया है, ठीक है, इसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, ठीक है। इस रो को, इस कांस्टेंट को हम लोग क्या नाम दिए, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हम लोग इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंबाइन किए तो यहां से हमको एक रिलेशन निकला, ठीक है, एक फॉर्मूला बना, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। और एक मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी होता है वो क्या होता है, रो होता है, उसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। अब देखिए रेजिस्टिविटी का क्वेश्चन में कभी कभी डेफिनेशन भी पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या है। देखिए अगर ये इस पॉइंट को हम लोग इरेज करें, ठीक है, सारे पॉइंट्स को हम लोग देख लिया। अब देखिए मैं क्या आपको बोल रहा हूं, समझिए यहाँ पे पॉइंट बोला जा रहा है कि आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो जो रेजिस्टिविटी है, तो रेजिस्टिविटी हमारा क्या है, रो है। ये पी के जैसा रहता है क्वेश्चन कहीं कहीं बुक में। तो ये जो हमारा रेजिस्टिविटी है हम लोग क्या डिफाइन करेंगे कि अगर इफ एल इज इक्वल टू 1 मीटर, अगर हम लेंथ को कितना ले रहे हैं, 1 मीटर ले रहे हैं, और एरिया जो हमारा कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आर इज इक्वल टू रो है। ये जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। कब होगा, जब हम लोग लेंथ का वैल्यू 1 मीटर लेंगे और एरिया जो होगा कितना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। तो हम लोग क्या डिफाइन करेंगे कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर is equal to the resistance। ये क्या होगा, रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। बट ये कब होगा, when the unit length, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, when the unit length and unit area of cross section taken of the conductor। अगर हम लोग उस कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर ले लें और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ले, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे केस देखिए क्या बोला जा रहा है कि अगर हम लोग उस कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर ले, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ले, 1 मीटर स्क्वायर ले, तो ये जो रेजिस्टेंस है और रो का वैल्यू आपस में सेम आ जाएगा। देखिए एल का वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, तो ये 1 मल्टीप्लाई होगा 1 बाय 1 ही होगा, तो 1 इंटू रो। तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू रो। आर इज इक्वल टू रो मतलब रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इक्वल होगा। कब इक्वल होगा, जब लेंथ का वैल्यू, उस कंडक्टर का लेंथ का वैल्यू 1 मीटर होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग इस कंडीशन में डिफाइन कर सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है वो इक्वल होगा किसके, रेजिस्टेंस के। क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट। उस रेजिस्टिविटी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो इस सारे पॉइंट्स को अच्छे से आप कवर करिए, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने क्या फॉर्मूला मिला, हम लोग को आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, ये फॉर्मूला हम लोग को मिल गया। अब हम लोग यहाँ से यूनिट देखते हैं, किसका यूनिट, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ
रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, समझिए पॉइंट को, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे हम लोग को क्या क्या पता है वो हम लोग समझते हैं। देखिए ये आर हमारा क्या है, रेजिस्टेंस, ये आर हमारा क्या है, रेजिस्टेंस, ये एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, या इसको लेंथ सिंपली बोल सकते हैं। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो देखिए अगर हम लोग समझें कि अगर हम लोग रेजिस्टिविटी का निकालना है क्या यूनिट, तो पहले हम लोग रेजिस्टिविटी को एक साइड कर लेते हैं, बाकी सारे टर्म्स एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, यहाँ से हम लोग क्या निकालना है, रो, तो ए को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो R इंटू ए, और एल को हम लोग डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू रो, ये होगा। अब देखिए इस रेजिस्टेंस R का वैल्यू हम लोगों ने देखा कि रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 ओम, क्या होता है 1 ओम, तो हम लोग लिखेंगे 1 ओम, 1 ओम इंटू एरिया, एरिया क्या है 1 मीटर स्क्वायर, ये हम लोग को पता है। उसके बाद लेंथ का कितना वैल्यू होगा 1 मीटर, इज इक्वल टू रो। अब देखिए 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल करेंगे हम लोग, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर था, ये मीटर था, तो 1 मीटर मीटर स्क्वायर में 1 मीटर कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, ध्यान से देखिए, हम लोग लिखेंगे रो इज इक्वल टू 1 ओम, 1 ओम इंटू 1 मीटर, ठीक है, 1 ओम इंटू 1 मीटर, तो रो इज इक्वल टू 1 ओम, 1 मीटर को हम लोग बोलते हैं ओम मीटर, क्या बोलते हैं, ओम मीटर। ओम का ये सिंबल है, हम लोगों ने बताया था आपको कि ओम का क्या सिंबल होता है, ये, तो सिंपली हम लोग रेजिस्टिविटी का यूनिट होगा वो क्या होगा, ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है, सिंपली हम लोग ये भी लिख सकते हैं ओम मीटर। जो यूनिट होगा रेजिस्टिविटी का क्या निकला, ओम मीटर। तो देखिए 1 बाय 1 हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करते जा रहे हैं। अब अच्छे से नोट्स बनाते जाइए और कोशिश करिए कि जो भी टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं उसको अच्छे से समझें और अच्छे से लर्न कर ले, ठीक है। सो हम लोगों ने रेजिस्टिविटी तक सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोग कोशिश करते हैं रिकॉल करने का। पहले हम लोगों ने पढ़ा ओम्स लॉ। क्या था ओम्स लॉ, सिंपली एक स्टेटमेंट था कि इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसके साथ दिया होता है कि लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द टेम्परेचर आर रिमेन अनचेंज या रिमेन कांस्टेंट। इसके बाद हम लोगों ने ओम्स लॉ से हम लोगों को क्या मिला, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है, सिंपली मोशन को अपोज करता है, कोई किसी भी चीज के मोशन को अपोज करता है उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो हम लोग ग्राफिकली भी समझाता है ओम्स लॉ को कि एक्चुअली में क्या है, तो वो स्लोप है, एक्चुअली रेजिस्टेंस क्या है, स्लोप है वी और आई का, ये हम लोगों ने देखा। इसके बाद रेजिस्टेंस के हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझा कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, तो V बाय आई का रेशियो है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट का रेशियो है एक्चुअली। इसके बाद हम लोगों ने ओम, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है 1 ओम। वो 1 ओम क्या है वो हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग एक कंडक्टर में अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं कितना, 1 वोल्ट, और उस कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पेयर का, तो हम लोग इस कंडीशन में बोल सकते हैं कि उस रेजिस्टेंस, उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 1 ओम। रेजिस्टेंस को पढ़ने के बाद फिर हम लोगों ने देखा उसके फैक्टर्स को कि क्या क्या फैक्टर्स डिपेंड करते हैं एक कंडक्टर पे, ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स डिपेंड करते हैं एक कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स हम लोगों ने देखा, 4 पॉइंट्स हम लोग को पता चला। पहला, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। दूसरा, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, मतलब हम लोगों ने देखा कि अलग, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा तो वहां से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा वहां पे, तो वहां पे रेजिस्टेंस क्या कम होगा। और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसका मतलब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब R इज इनवर्सली मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ये लिख सकते हैं हम लोग। इसके बाद थर्ड पॉइंट था टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है कोई कंडक्टर का तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज करेगा। फोर्थ पॉइंट था कि मटेरियल ऑफ, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। एक कंडक्टर के मटेरियल के नेचर के ऊपर क्या फैक्टर था कि कौन सा कंडक्टर, मान लीजिए कंडक्टर बहुत सारे हैं, तो कौन सा कंडक्टर यूज कर रहे हैं, वो कंडक्टर किस मटेरियल से बना है, वो भी पॉइंट हम लोग को समझना है, क्योंकि अलग अलग कंडक्टर का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। जो प्योर मेटल्स है, कॉपर है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, इनका जो रेजिस्टेंस है थोड़ा सा कम होता है,
और जो एलॉय होते हैं उनके रेजिस्टेंस ज्यादा होते हैं। तो ये मेनली 4 फैक्टर्स थे। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि दो जो पॉइंट्स हम लोगों ने देखा इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम लोग कंबाइन करें तो वहां से हमारा एक फॉर्मूला बना R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ये रो क्या है? रेजिस्टिविटी। क्या है? रेजिस्टिविटी। अब इस रेजिस्टिविटी को हम लोगों ने समझ लिया कि रेजिस्टिविटी क्या है। डेफिनेशन हम लोगों ने देखा कि रेजिस्टिविटी इज जस्ट इक्वल टू द रेजिस्टेंस व्हेन लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 यूनिट या 1 मीटर एंड द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। सो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या आपस में इक्वल है। रेजिस्टिविटी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लोग को मिला, इसे हम लोग न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। ठीक है, तो यहां से ये न्यूमेरिकल बनाना हम लोग को देखेंगे। हम लोग न्यूमेरिकल क्लास में अच्छे से एक अलग सा वीडियो हम लोग बनाएंगे न्यूमेरिकल क्लास के लिए। हम लोग अभी जस्ट थ्योरी पार्ट कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला बना R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो अगर हम लोग रेजिस्टिविटी के यूनिट्स को समझें तो रेजिस्टिविटी का वैल्यू निकालना पहले हमको समझना होगा। रेजिस्टिविटी का वैल्यू निकालने को हमको पहले समझना होगा। तो रेजिस्टिविटी का वैल्यू क्या निकला? R इंटू ए बाई एल। R मतलब रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? 1 ओम। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन मतलब 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ उस कंडक्टर का लेंथ कितना होगा? मीटर में 1 मीटर। तो सिंपली अगर हम सॉल्व करें तो रेजिस्टिविटी जो यूनिट आया क्या है? 1 ओम मीटर या ओम मीटर हम लोग सिंपली बोल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है मेनली। इसके बाद क्या टॉपिक करना है कवर वो हम